नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर भाई। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। नमस्कार। तो राजू भाई के शो में आज हम बात करेंगे कई सारे मुद्दों पर। देखिए, अडानी जी जो हैं, उनको कितनी सुविधाएं इस देश में मिलती हैं, अगर वो लिखने कोई बैठे तो कम से कम 3-4 हजार पन्नों की किताब तो बन ही जाएगी। लेकिन फिर भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं। अमेरिका ने कहा यह है कि उनको जो समन भेजा गया था वो उनके घर नहीं पहुंचा है। मतलब दिल्ली तक तो समन आया, लेकिन दिल्ली से गांधीनगर पहुंचने में उसको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। हालांकि खबर यह मिली थी कि वो गांधीनगर भी पहुंच गया है, लेकिन गांधीनगर से उनके दरवाजे तक जाने की हिम्मत जुटाने में शायद लोगों को वक्त लग रहा है। और ये सब जब चल रहा है तो बिहार चुनाव को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। चूंकि राजू भाई हैं तो उस पर बात होगी कि महाराष्ट्र चुनाव में ये मोबाइल वाला आइडिया क्यों नहीं आया। अचानक बिहार वाले चुनाव में मोबाइल का आइडिया कहां से आ जाता है कि मोबाइल से वोटिंग होगी। और 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन होगा, किसी को पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, किसी को कुछ दिखाना पड़ेगा। ये सारा तमाशा बमुश्किल महीने भर के अंदर करना पड़ेगा। क्या बिहार चुनाव मोदी जी के गले की फांस बन गया है? क्या सारी प्लानिंग के बावजूद बिहार में रिपोर्ट मिल गई है कि बुरी तरह से हार रहा है कॉम्बिनेशन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का? और क्या विपक्ष चुपचाप ये सब होते हुए देखेगा, खासतौर पे तब जब राहुल गांधी को बुलाया है चुनाव आयोग ने बात करने के लिए? अब वो क्या बुलाया है, क्यों बुलाया है, उस पर सब बात होगी। लेकिन शुरुआत जरा अडानी से करते हैं। सर, ये सम्मन पहुंचाने में इतना टाइम क्यों लगता है ईमेल के जमाने में? मतलब मर्सिडीज दौड़ती है अहमदाबाद में, बसें दौड़ती हैं, कारें दौड़ती हैं, बाइक से जाके दिया जा सकता है। ये सम्मन पहुंचाने में इतना लेट क्यों हो रहा है? सर, अगर मैं आज तक ये मानता रहा हूँ, मैं थोड़ी स्पेस देता रहा हूँ कि ये बात मेरे मन में ना आए, लेकिन अब यकीन होते जा रहा है कि असल में कोई भी सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर या कोई भी व्यक्ति वो समन जब तक अमेरिकन लोग खुद आकर उठा के नहीं ले जाते अडानी को, तब तक उन तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अडानी को समन पहुंचाने का मतलब खुद मोदी जी को पहुंचाना है। तो आप प्रधानमंत्री को जो बैठा है कुर्सी में, उनको समन कैसे पहुंचाएंगे? एक बात। दूसरी बात यह है सर कि अडानी को जो खैरात में दिया जा रहा है वो इतना ज्यादा है कि कोई एक उद्योगपति जिसको सेंस है, उद्योग कर रहा है, वो इतना नहीं ले सकता, क्योंकि उतना पचा ही नहीं सकता सर, इतना मैनेजमेंट ही नहीं कर सकते आप इतनी चीजों का। तो बात यह है कि मोदी जी अपने हाथ के नीचे पूरे देश को लाने के लिए अलग ही तरकीब ढूंढे हैं, ये दिख रहा है। अब अडानी का जो होना है वो होगा, क्योंकि उन्होंने नुकसान जो करना है वो देश का कर रहा है निरंतर, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं और प्रकृति का नाश कर रहा है वो। फिर पैसे का पैसा। और कल मैंने एक ट्वीट, मुझे एक आश्चर्य का जनक अनुभव हुआ। आपने मेरे ट्वीट देखे होंगे, तो ट्वीट को जनरली मेरे करीब से 500 तक तो रिट्वीट हो जाते हैं। सब समझ लीजिए, अडानी के ऊपर ट्वीट जब जाता है तो 10 के ऊपर ट्वीट एक बार भी रिट्वीट नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो ये जो खेल है ये कितने दिन करते रहेंगे? आप समझिए कि मैं नहीं तो और कोई करेगा। सर, आप ये सारी कोशिश करके ये मूर्खता दिखा रहे हो। मैं एक सेकंड रोकूं आपको। अडानी पर बनाए हुए वीडियोस भी नहीं चलते हैं, इसलिए जो दर्शक देख रहे हैं और जिनको ये लगता है कि ये बात दूर तक जानी चाहिए, वो इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। क्योंकि मैं जानता हूं और ये खतरा उठा के हम शो करते हैं कि अडानी के ऊपर आप बात करेंगे तो शो नहीं चलेगा। हाँ, नहीं सर, एक बात है कि आप मोदी जी के खिलाफ संसद में बात कर सकते हैं, संसद के बाहर बात कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब जिन्होंने, यानी 3 लोगों ने अडानी का नाम लेके संसद में जब बात की पिछले लोकसभा में, वो थे राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और संजय सिंह, आप पार्टी के। तो संजय सिंह को जेल हुई, महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी को जो यातनाएं दी गई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, इससे आपको पता चलना चाहिए कि अडानी का मतलब मोदी है। अडानी और मोदी अब अलग नहीं है। और
मोदी जी जाते हैं अडानी के लिए फौरन कहीं भी, अब गए तो वो इसके इसलिए जाते हैं क्योंकि वो खुद के लिए जाते हैं, वो अडानी के लिए नहीं। ये बात आप समझने के लिए ज्यादा कोई गणित की जरूरत नहीं, आप हम समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन समन्स को आप अपने देश के किसी नागरिक तक नहीं पहुंचाने का मतलब बहुत बड़ा होता है, और जबकि हालांकि वो प्रधानमंत्री का करीबी जब माना जाता है तो वो समन पहुंचाना अडानी की तरफ, अडानी के पास का मतलब गांधीनगर नहीं 7 RCR पहुंचाना ही है। तो वो कैसे कोई सरकारी मुलाजिम पहुंचाएगा? ये पेंच फंस गया है। अब पेंच फंस गया तो हम कैसे भुगत रहे हैं? एक तो अडानी को हम LIC से पैसे दिए, उसने हाइफा पोर्ट ले लिया, हाइफा पोर्ट बम मारी में पूरा ध्वस्त हो गया, तो हमारे LIC के 5,000 करोड़ गए। अब दूसरी बात सुनिए, हम लोग जो तेल लेते थे रूस से वो $50 पर बैरल था। अब हम चूंकि अडानी को कुछ ना हो इसलिए मोदी जी जाके वो ट्रम्प को मिले, वो तेल लेने पर मजबूर करा, तो भारत सरकार अब तेल $68 को अमेरिका से ले रही है, जो कि ईरान और रशिया से बहुत दूर है, तो उसके लाने का खर्चे भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तेल जो हम लोग खरीदते हैं वो उसको हमको डॉलर देना पड़ता है, जबकि हमारे साथ रशिया और ईरान रुपये में व्यवहार करते हैं। इसका मतलब हमारी फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है, वो जो बैलेंस है वो नीचे घटता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है देश में, वो मुझे लगता है कि कितना दिन ये सर्कस चला पाएगा। तो और सबसे बड़ी बात तो यह है अशोक जी कि ये सर्कस के पीछे जो बहुत बड़ी ताकत थी नेतन्याहू और अपना मोसाद, वो ताकत ही एक तरह से उनका पतन हो गया है, क्योंकि वहां नेतन्याहू ये चाहते थे अपनी संसद के सामने यानी कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों की वजह से मेरे करप्शन के जो केसेस है उसको आगे टाल दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, असाधारण हो, जो असाधारण था हो गया होना था, अब सोमवार को आपका हाजिरी देनी है कोर्ट में। वो जो करप्शन का केस है राजू भाई, वो ये है कि कतर के एक बिजनेसमैन से पैसे लिए गए हैं और बड़े पैमाने पर पैसे लिए गए हैं। और दर्शकों के लिए ये मैं बता रहा हूं कि इस मामले में नेतन्याहू के 2 बेहद करीबी लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। नहीं, ये इनकी नेतन्याहू का पतन मोदी और अडानी के पतन से जुड़ा हुआ भी है एक तरह से। अब नेतन्याहू सोमवार को कोर्ट जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा, तो अडानी को भी कोर्ट जाना पड़ेगा, और अडानी को कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो अंततः अडानी चुप तो नहीं रह सकेगा कि ये क्या किया, इसने क्यों किया, कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, सारी चीजें खुल जाएगी। तो इससे सरकार डरी हुई है सर। और आप देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज में, बातों में, अब लोगों को आप अडानी पे बात ना करें इसके लिए आपको उलझा रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में ये लोग चुप कराने के लिए हमें जन सुरक्षा कानून ला रहे हैं, ताकि कोई बोले अडानी या सरकार पे तो उसको अर्बन नक्सल घोषित करके अब फडणवीस ये वर्षा ऋतु वाली जो अधिवेशन होगा उसमें लाने वाला है। तो वो लाने के बाद हमको कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, जो बात करने वाले चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर उस जन सुरक्षा कानून पे बात ना हो, इसलिए मराठी हिंदी की उन्होंने बात शुरू कर दी ताकि उसी में लोग लगे रहें। वैसे ही पूरे देश में आज की तारीख में इन लोगों ने अडानी की बात जैसे ही आई, उनको मालूम था समन्स दिखेगा, तब इन्होंने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद अपने इसमें से अपने संविधान से निकालने की बात होसबड़े ने बोली और RSS कल्ट सर्कस में शामिल हो गया। तो ये निकाल तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये न्यूज चैनल्स और लोगों को जो सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं उनको बिजी रखना चाहते किसी अन्य विषय में, ताकि वो लोग अडानी के ऊपर फोकस ना कर सके। लेकिन हम कोई मूर्ख नहीं है सर, हम भी पढ़ लिख के यहाँ तक आए हैं। वो तो बिना पढ़े लिखे आए हैं, लेकिन हम तो पढ़ लिख के आए हैं यहाँ तक, तो हमें भी मालूम है वो क्या कर रहे हैं और उस पर क्या मात की जा सकती है। ये आपने जो रशिया और ईरान के तेल की बात की और अमेरिका से तेल खरीदने की बात की, दर्शकों को याद होगा अच्छी तरह से कि जब आदरणीय मोदी जी गए थे
वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी मस्क, उसके बच्चों और उसके बच्चों की आया से। उस समय भी ट्रंप का बयान आया था कि हमसे भी आपको तेल खरीदना चाहिए। अब राजू भाई, दुनिया के दो सबसे बड़े बिजनेस हैं, तीसरे की बात छोड़ देता हूं, हथियार वाले बिजनेस की बात एक मिनट के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन अगर तीनों को देख लें, नशे का बिजनेस, तेल का बिजनेस और हथियार का बिजनेस, तो इन तीनों के बिजनेस की जब बात आती है तो एक के मामले में मुंद्रा पोर्ट आता है, जिसपे लगातार आप जानते हैं कि हशीश और क्या क्या सब कुछ आता रहा है, और एनआईए ने कोर्ट में यह बात कही है कि उसका कनेक्शन कश्मीर में जो आतंकवाद है उससे भी हो सकता है। तेल की बात है तो तेल अब हाइफा पोर्ट और अमेरिका से तेल मंगाना और बाकी सारा जो कुछ शुरू हुआ है उसमें अडानी जी का नाम सीधे सीधे है, कहने की जरूरत नहीं है। और जब दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो रही थी या कम हो रही हैं, तो भी हमारे यहाँ तेल की कीमत या तो रुकी हुई है या बढ़ रही है। और इन सबके बीच जो है पैसा हमारे आपके पॉकेट से जा रहा है, बहुत क्लियर। विपक्ष इस पे, कुछ नेता है, सारा विपक्ष तो नहीं, विपक्ष को भी हम जानते हैं कि अडानी की जेब में विपक्ष का भी बड़ा सा हिस्सा है, उस पर बात हो चुकी है, आगे होती रहेगी, लेकिन राहुल और बाकी लोग सवाल उठाते हैं और निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं कि उलझाने की कोशिश की जाती है। जैसे एक सवाल पूछा जाता है, राहुल गांधी कहां चले गए? अरे यार, राहुल गांधी हो चाहे राजू परुलेकर हो, एयरपोर्ट पे जब जाएंगे, इमिग्रेशन होगा तो सरकार को सब पता है कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, सबके पॉकेट में हमारा खुद का जासूस पड़ा हुआ है, ये जहां जहां हम जाते हैं हमारी सारी लोकेशन सबको पता होती है। आप पता नहीं कहां कहां से किसको गिरफ्तार कर लेते हैं और राहुल गांधी कहां जा रहे हैं आपको नहीं पता होता है। ये सब जो डाइवर्जन टेक्निक लगातार की जाती है, गोदी मीडिया का तो समझ में आता है, लेकिन मैं आपसे एकदम अलग सवाल पूछ रहा हूं, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, कि अल्टरनेटिव मीडिया जिसको कहा गया, जिसमें हम आप हैं, यूट्यूब है या वेबसाइट्स हैं, ये भी अडानी पर बात करने पे बचती हैं। बिहार चुनाव से पहले मैं ये बात कर लेना चाहता था, डाइवर्जन टेक्निक में आराम से फंस जाती हैं। कल से मैं देख रहा हूं कि सम्मन आया, उस पर कोई बात ही नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उस पर ट्वीट पे ट्वीट, लोग पागलों की तरह ट्वीट किए जा रहे हैं जैसे कि कितनी बड़ी घटना हो गई। जबकि सोचना यह चाहिए कि वो तो संविधान का मामला है, संसद में जाएगी, बहस होगा, वहां पास होगा तभी करा पाएंगे, वरना नहीं करा पाएंगे। यहां तो राजू भाई मेरी, आपकी और हिंदुस्तानियों की जेब कट चुकी है बेसिकली, न तो कटना बाकी भी नहीं है, कट चुकी है, उसके बाद का खेल है ये सब। सर मैं आपको थोड़ा और एक वो देता हूं, एक त्रिकोण आपने बताया, वो चतुष्कोण बनाता हूं। 4 बिजनेस है दुनिया के सबसे बड़े। एक है ड्रग्स का, वो इनके हाथ में है। दूसरा है हथियार का, वो इनके हाथ में है। तीसरा है तेल का, ये भी इनके हाथ में है। और चौथा है धर्म का सर। हाँ, धर्म वाला बिजनेस में भूल गया था, बिल्कुल। हाँ, तो धर्म और नशा दोनों वो तो एक जैसे प्राचीनतम है, बिजनेस है। वो तो प्राचीनतम है। हाँ, तो वो चारों बिजनेस हाथ में रखकर वो पत्ते खेल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई है, कार्ड्स उनको जो चाहिए थे वो अब हाथ से निकल गए। वक्त बदलता है, कार्ड्स देखिए, दुनिया में इतने मशहूर और महान सम्राट, चक्रवर्ती और बहुत बड़े राज्य हैं, जैसे रोमन एम्पायर जैसे चीजें हुई हैं, उनके भी हाथ से कार्ड फिसल गए। तो ये लोग क्या चीज है? तो अब ये समन है ना सर, ये धीरे 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 टाइट। और आप लोगों को, जिन लोगों की आशा लगाए बैठे हैं, जो भक्त लोग, कि मोदी जी है तो मुमकिन है वो ट्रम्प जी से बात करेंगे और अडानी जी पे, लेकिन न्यूयॉर्क कोर्ट जो है ना सर, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। वहां खुद अध्यक्ष जी का भी कुछ नहीं हो सकता। तो न्यूयॉर्क कोर्ट में जो फंसे हुए हैं वहां पर और फंसेंगे। ये समन सर, पर्टिकुलर पर्सन जिसको पीपी कहते हैं ना, उसको मिलना ही होगा। अब इनका ये समन का और वो पीपी का मिलन जरूरी है। अब हो जाएगा, आज नहीं तो कल, और तब आपको पता चलेगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तब खुद अडानी जी बोलेंगे, सर नहीं, मैं तो वो सवाल भी ले लीजिए कि अल्टरनेटिव मीडिया भी क्यों अडानी की बात करने से घबराता है। सर यह हकीकत है, ये अनुभव से देखा गया है। मैं आपको बताता हूं, इसमें भी अब बहुत सारी ऐसे तत्व आ गए हैं जो एक्चुअल पत्रकारिता से बेहतर ये करना चाहते हैं कि अडानी से सुलह सफाई करके या देश विरोधी ताकतों से सुलह सफाई करके अपनी संपत्ति और अपनी अय्याशी को बरकरार रखना चाहते हैं, एक। और दूसरी बात, जानबूझकर इन लोगों ने कुछ अल्टरनेट मीडिया में अपने मोल
जो इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं, जो आरएसएस की आदत है, तो वो लोग दिखाते हैं कि हम ये देश के लिए कर रहे हैं ये, और जब अडानी का मामला आ जाए तो वो धर्मनिरपेक्षता पे बात करने लगेंगे। जब मामला जन सुरक्षा कानून का महाराष्ट्र में आ जाएगा तो हिंदी मराठी की बात करेंगे। देखो, मराठी के लिए मैंने किताब लिखी है सर खुद, हा होय हा महाराष्ट्र धर्म है। मैंने एक लाइन भी मराठी और हिंदी के पूरे विवाद पे नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा है सर। लेकिन ये क्या है कि इनमें हमारे जो पैरेलल मीडिया वाले जो हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो महत्वाकांक्षी है। वो मेन देखिए, आपने अभी देखा नहीं, एनडीटीवी में वो लोग ज्वाइन हुए जो यूट्यूब चलाते थे और बड़े पदों पर, ताकि उनके यानी जैसे और उनको यूट्यूब चलाने से रोका भी नहीं गया है। हाँ, उनको लॉकअप भी नहीं गया, उनको चला नहीं, वो तो उनका वहां पर तो वो घुसे हुए हैं, उनको घुसे रहना देना चाहते हैं। ताकि पहले एक जमाने में विजय जी, यानी मेरे गुरु विजय तेंदुलकर साहब थे, वो प्ले राइट थे, फिर फिल्में लिखी उन्होंने, अर्धसत्य उन्होंने लिखी, मंथन उन्होंने लिखी, कितनी सारी फिल्में लिखी, सरदार पटेल उन्होंने लिखी। तो वो हमेशा कहते थे, कुछ लोग होते हैं ना, वो स्टेज के प्रति बहुत प्यार दिखाते हैं, पैरेलल सिनेमा के प्रति बहुत प्यार दिखाते हैं, प्यार जताते हैं, लेकिन उनका प्यार असल में वो पायदान को तरह यूज करने का होता है। वो जाना तो वो हिस्सा तो कमर्शियल सिनेमा के होते हैं, लेकिन यहां पर आकर वो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहते। तो यही कहानी यहां भी लागू होती है। हमें सावधान रहना चाहिए सर, हमारे मूल उद्देश्य से हम नहीं भटके। इसलिए हमें रोज सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी अगर खुदा है तो खुदा, अगर खुदा नहीं है तो जहां भी खुदा है सर, तो उसे हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हमें अपने उद्देश्यों से दूर हटने ना देना। ये मूर्ख लोगों की सर्कस में हम शामिल नहीं हो सकते, और ये मूर्ख है, कपटी है, धूर्त है, जो भी है, हम नहीं शामिल होंगे। बिहार चुनाव पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं सर। बिहार अगर देखा जाए, तमाम अगर पैरामीटर्स पे देखा जाए, और ये किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये आंकड़ों की बात है कि पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हुआ है, बाकी सब में भी पिछड़ा हुआ है। महाराष्ट्र इसके उलट काफी अगड़ा हुआ, काफी फॉरवर्ड स्टेट माना जाता है। महाराष्ट्र में मोबाइल से वोटिंग नहीं होती है, बिहार में मोबाइल से वोटिंग की बात की जा रही है। 25 करोड़ के आसपास वोट्स जो हैं, वोटर्स जो हैं, उनको चेक किया जाएगा। चेका शब्द मेरे मुंह से गलती से निकल गया सर, आप तो इससे परिचित हैं। रशियन ये पुलिस हुआ करती थी जिसका काम क्या था दर्शक जानते हैं, तो वो गलती से निकल गया। उसके बाद उसका गलती से निकला। हाँ, वही कह रहा हूँ, गलती से निकला या पता नहीं अपने हालात देखकर उनको उनकी याद आ गई, अंतर चेतना को याद आ गई होगी, मुझे तो नहीं आई थी, तो उसके लिए उस पर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। खैर, तो बिहार के अंदर चुनाव को लेकर 25 करोड़ जो मतदाता हैं उनको एक तरह से चेक किया जाएगा बंगाल और बिहार में। और ममता जी कह रही हैं कि ये बैकडोर से एनआरसी लाने का खेल है। मैं इस पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि सवाल तो क्या ही पूछा जाए सर। स्वाभाविक रूप से एनआरसी बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश है। दूसरा है कि मतदान में और मतदाताओं की नहीं, डिटेल नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। शुरुआत आपसे कुछ और चाहता हूँ, राजू परुलेकर से मैं अलग उम्मीद करता हूँ, इसलिए शुरुआत अलग चाहता हूँ। क्या मोदी जी बिहार में हार मान चुके हैं? टेक्निकल बातें तो सब फिक्री हुई हैं, सब जानते हैं, पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। हमने जो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट भी बनाए, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। लोकसभा से लेके आज तक मोदी जी कोई चुनाव असल में जीते नहीं। अगर ये निष्पक्ष रूप से बैलेट पे, पेपर पर कोई भी इसमें चुनाव करिए, मोदी जी ऐसे हार जाएंगे कि वो सोच नहीं सकते लोग। आप विश्वास रखिए, लोगों को उनकी छवि, उनकी आवाज और उनके अस्तित्व से, उस प्रधानमंत्री पद पर उनके बैठे आसीन होने से आपत्ति है, और वो ऐसे लोगों की संख्या 76% से ज्यादा है इस देश में। तो बात यह है कि अब सिर्फ पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसीज के बल पर वो टिके हुए हैं, और ये फरेब करते हैं, जो दिखाने के लिए, जो नेपथ्य के लिए जो इलेक्शन किए जाते हैं, कभी राजीव कुमार, कभी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में, वो राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार की वही हालत होगी जो बांग्लादेश के कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर की होगी। उसको भी है, उनको भी 2 हेलमेट खरीद के रखने चाहिए, उनको भी पकड़ के ऐसे ही लेके लिया जाएगा, क्योंकि हमारा खून चूसा है उन्होंने, हमारे अपने वोटों पे उन्होंने डाके डाले। इससे बड़ा गुनाह
लोकतंत्र में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप कितने भी भ्रष्टाचारी हो, आपको अमित शाह बचाते रहे हो, लेकिन ये गुनाह करने के लिए आपको मोहलत संविधान न देता है, ना संसद देती है, ना लोग देते हैं। और लोग सर्वोपरि है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। तो समझ जाएगा, सबको सब समझ जाएगा। मामला तो आपके पुराने दोस्त फडणवीस साहब का भी आया है सामने वोटों का। आपके उनसे बहुत प्यारे ताल्लुकात रहे हैं। सर उनकी हमारे पुराने दोस्त क्या है सर, वो हमारे नए पुराने वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ तो वो रहे हैं। वो प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं और वो बन भी जाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा। लेकिन उसमें समस्या है सर, समस्या है कि आंकड़ों का जो खेल पहली बार जीवन में आरएसएस वाले करने जा रहे हैं, तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो होती, कॉग्निटिव कैपेसिटी, वो मैथमेटिक्स से पहचानी जाती है। तो ये लोग मैथमेटिक्स में वीक है सर। तो लोगों को पता चलता है कि इन्होंने आंकड़ों में जो भी फरेब किया है वो खुल जाता है। तो अब लोगों को पता है कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, ये लॉफुल सरकार नहीं है, ना ही केंद्र में ना ही राज्य में, महाराष्ट्र में। वैसे ही हरियाणा के लोगों को भी पता चला है, वैसे ही बिहार के लोगों को और बंगाल के लोगों को भी पता चल जाएगा। बात यह है सर, ये कोशिश करते हैं इसलिए क्योंकि ये हार चुके हैं और मन में हार मान चुके हैं। आप विश्वास रखिए, एक दरवाजा बंद करके अकेले रूम में अगर फडणवीस साहब बैठते हैं या मोदी साहब बैठते हैं, तो उनको अंदर से मालूम है कि ये सारा जो नाटक करके अंदर हम आए हैं, नेपथ्य करके, हाँ अब मैं हारा हुआ फील, अब बोझ उतर गया, मैं अब हारा हुआ कपड़े उतार कर आराम से बैठ सकता हूं। बस अब इतना ही सुकून है सर। उसके बाद ये है कि वो आपने बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर का देखा, वही हाल इन सब। क्योंकि देखिए कि अडानी ने जो गुनाह किया है वो अलग अलग देशों में किया है सर। पाब्लो एस्कोबार छोड़कर और एल चापो छोड़कर, एल चापो भी नहीं, एल चापो अमीर ज्यादा होगा, लेकिन पाब्लो एस्कोबार छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इतना फैले हुए कारोबार का, इतना फैले हुए क्रिमिनल सिंडिकेट बना दिया। यानी फैले हुए क्रिमिनल सिंडिकेट को कारोबार बनाने की उसने कोशिश की, और कारोबार बनाने की उसकी कवायद को मोदी ने लेजिटिमेसी देने की कोशिश की, जो संवैधानिक रूप से या लॉफुली वो दे नहीं सकते। हमारे जुडिशरी, हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारी पत्रकारिता, हमारे सारी चीजें दिमक जैसे अपनी अय्याशी के लिए, अपनी स्वतंत्रता आजादी को खोने के लिए तैयार हुई, कॉम्प्रोमाइज करने की तैयार हुई। इसलिए ये मुमकिन हुआ। हम ये देखेंगे सर कि आगे कभी किसी को इतिहास में ये मुमकिन ना हो। इस बात से हमने एक नई बात सीखी है कि लोकतंत्र भरोसे पे नहीं चलता। लोकतंत्र हमेशा निगरानी में रखना चाहिए लोगों की, और उसको चलाते रहना चाहिए। ये साइकिल है, आप दोनों पैर छोड़ दो और अपने आप चलती रहेगी, ऐसा नहीं हुए लोकतंत्र का। उसके पैडल मारते रहना चाहिए। ये हमको मनमोहन सिंह साहब ने बोला था, तब हमने उनकी मजाक उड़ाया था। हमने नहीं उड़ाया था, कई लोगों ने उड़ाया था, लेकिन वाकई वो सरदार बड़ा सरदार था सर। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जिसकी बात कोर्ट में बार बार होती है, निगाह रखने की बात है, दरअसल आपको और हमको ही रखना है, क्योंकि हम और आप नागरिक हैं, लाइन लगाकर वोट देते हैं और फिर कहते हैं हमारा वोट लूट गया। तो ये हमको रखना है और हर जगह रखना है, मीडिया पर भी रखना है, समाज पर भी रखना है, पॉलिटिक्स पर भी रखना है। याद रखिएगा, जनता अगर आंख मूंद लेगी तो सरकार को तानाशाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। और धर्म की जो पट्टी आपके आंख पर पहना दी गई है, उसी की वजह से तानाशाही जैसी स्थितियां हमारे देश में दिख रही हैं। मीडिया एक बड़ा माध्यम हुआ करता था सरकार की पोल खोलने का, जनता की बात करने का। उसका क्या हाल है आप जानते हैं। मेरा दुख यह है कि जो अल्टरनेटिव मीडिया बना है, उसके पैरेलल जिसका दावा था कि वो जनता की आवाज बनेगा, उसका भी एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक हिस्सा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में बहुत साफ दिखाई दे रहा है। उस पर भी निगाह बनाए रखिए। सिर्फ कोई मुसलमान हिंदू हिंदू कर रहा है इसलिए तालियां मत बजाइए, जरा गौर से देखिए कि कौन क्या फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए इतना ही। राजू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।